इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी चेंज होता है उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, चाहे वो रिवर्सिबल चेंज हो चाहे रिवर्सिबल चेंज हो, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उस केमिकल चेंज में दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होंगी। केमिकल चेंज में दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होंगी। एक एनर्जी होगी हीट के फॉर्म में और दूसरी एनर्जी होगी रैंडमनेस के फॉर्म में। देखिए, एक रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं A प्लस बी। A प्लस बी से फॉर्म हो रहा है C प्लस डी। ये सारे गैसियस फेज में है। अभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होंगी। सपोज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम हीट देते हैं तो हीट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऐसा नहीं है कि इसमें नेट एनर्जी चेंज वही होगा जो हम हीट दे रहे हैं। नेट एनर्जी चेंज में एक और एनर्जी इन्वॉल्व होगी जिससे ये पता लगेगा कि रैंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है। यहां पर देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही हमने फेज में लिए हैं, तो यहां पर जो रैंडमनेस रिएक्टेंट्स की होगी वही रैंडमनेस प्रोडक्ट की होगी। रैंडमनेस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए यहां पर ये सॉलिड है, A सॉलिड है, B गैस है, C और D गैसियस फेज में है। अभी देखिए, यहां पर सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। सॉलिड फेज गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी रैंडमनेस बढ़ाने में। यहां पर एक और एनर्जी इन्वॉल्व है रैंडमनेस के फॉर्म में। जैसे हम जब आइस है, आइस को जब हम एनर्जी देते हैं, कितनी एनर्जी देते हैं? 80 कैलोरी पर ग्राम। जब एनर्जी देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर में। अभी देखिए, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां पर ये जो आपने हीट दी है, जैसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहां गई? टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब हीट का कोई चेंज नहीं हुआ। हीट यहां पर क्या हुआ? इसमें हीट, अगर आपने हीट दी है तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये जो एनर्जी है ये आइस के मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ाने में कंज्यूम हुई है। रैंडमनेस मतलब आइस के मॉलिक्यूल सिस्टमैटिक अरेंज थे और जब वाटर हो गया तो इसके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करने लगे। तो यहां पर आइस के मॉलिक्यूल से ज्यादा रैंडमनेस किसकी है? वाटर की है। तो ये जो 80 कैलोरी पर ग्राम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये कहां कंज्यूम हो रही है? रैंडमनेस बढ़ाने में। तो इसका मतलब एनर्जी एक और जगह कंज्यूम होती है रैंडमनेस चेंज करने में। एनर्जी हम लोग रिएक्शन में एनर्जी दो जगह, एक तो जो हीट चेंज होगा, हीट निकलेगी या हीट देनी पड़ेगी, हीट चेंज होगा, एक उसके फॉर्म में और एक रैंडमनेस के फॉर्म में। तो जो टोटल एनर्जी चेंज होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा जी। ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? टोटल एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। एनर्जी चेंज, it is total energy change in chemical reaction. Total energy change in chemical reaction. Chemical reaction. Gibbs energy change है total energy change in chemical reaction. Gibbs energy change होता है total energy change in chemical reaction. तो अभी टोटल एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन
किस तरह से हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होगी वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये रिलेशन होता है टोटल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज में, और Q आप जानते हैं रिएक्शन कोशेंट है। Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट। और डेल्टा जी नॉट क्या है? गिव्स एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। यहां पर डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। यह है टोटल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल चेंज। टोटल एनर्जी चेंज में हीट एनर्जी चेंज और एंट्रोपी के फॉर्म में, रैंडमनेस के फॉर्म में जो एनर्जी चेंज हो रही है, दोनों का सम लेंगे। और डेल्टा जी नॉट क्या है? डेल्टा जी नॉट है गिव्स एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब किस कंडीशन में? 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर पर जो चेंज है वो डेल्टा जी नॉट है। आर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की 3 वैल्यूज होती है। एक लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन के फॉर्म में, उसे हमें यहां यूज नहीं करना है। और दूसरी वैल्यू होगी जूल पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और दूसरी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। यहां पर देखिए आर की वैल्यू हम उसी यूनिट में रखेंगे जिस यूनिट में डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी होंगे। अगर डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी जूल में है तो आर की हम वैल्यू रखेंगे 8.314। अगर डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी कैलोरी में है तो आर की वैल्यू हम रखेंगे कैलोरी में रखेंगे। और टी क्या है? टी है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर आप लोग जानते होंगे डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। यहां पर Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट। Q है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट होता है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट एनी टाइम। मतलब इक्विलिब्रियम नहीं भी आया है, बिफोर इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भी उसी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि इक्विलिब्रियम का होता है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलरिटीज ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलरिटीज ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी Kc, और अगर इक्विलिब्रियम से पहले वाली बात है तो ये रिएक्शन कोशेंट होगा। तो यहां पे रिएक्शन कोशेंट की हमने बात की है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम है। ये हमारी जो इक्वेशन है ये हर जगह वैलिड है। इक्विलिब्रियम होगा तब भी वैलिड होगी और इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब भी वैलिड होगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हर जगह वैलिड है। तो अभी देखिए रिएक्शन कोशेंट इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा मोलरिटी ऑफ C अपॉन मोलरिटी ऑफ C इंटू मोलरिटी ऑफ D अपॉन मोलरिटी ऑफ B। यहां पर हम लोग सॉलिड को नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था हेटेरोजेनियस रिएक्शन में सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग सॉलिड को इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। ये रिएक्शन कोशेंट होगा। ये एग्जांपल है
इसमें देखिए एग्जांपल में पूछा गया कैलकुलेट केपी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रिएक्शन ये दे रखी है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये दी गई है। तो यहां पर देखिए जब इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नेट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होता है। रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होगी, लेकिन जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी, इसलिए नेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब नेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी कितना होगा, 0। ऐसा इसलिए क्योंकि नेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc। जब इक्विलिब्रियम होगा तो Q इज इक्वल टू Kc। यहां से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग Kc। ये हमारी रिलेशन इक्विलिब्रियम के लिए है। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अभी देखिए हमारे रिएक्शन में क्या है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर कितना गिवन है, T इज इक्वल टू 25 प्लस 273 कितना होगा, 298 केल्विन। अभी यहां पर डेल्टा जी नॉट है -2.08 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अभी देखिए ये जूल में गिवन है, इसलिए आर की वैल्यू हम जूल में रखेंगे, इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन लॉग। अभी यहां पर इन्होंने केपी पूछा है तो हम लोग केपी ले लेते हैं, यहां पर हम लोग केपी ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने केपी पूछा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी भी होता है और केपी भी होता है, यहां पर केपी पूछा गया है इसलिए हम लोग केपी ले लेते हैं। देखिए लॉग केपी, लॉग केपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.08 इंटू 10⁵, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, यहां से केपी का वैल्यू आएगा, केपी इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻36। आप इसे कैलकुलेट करके इसका एंटी लॉग लेंगे, केपी की ये वैल्यू आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। यहां पर देखिए बहुत ज्यादा गैस एनर्जी चेंज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, देखिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर दो रिएक्शन रिवर्सिबल हैं और उन दोनों में कोई एक रिएक्टेंट या कोई एक प्रोडक्ट कॉमन है और फिर हम दोनों रिएक्शंस को एक ही कंटेनर में कराते हैं, तो जो कॉमन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन हम टोटल कंसंट्रेशन लेंगे जो कि दोनों रिएक्शन से हमें मिलेगा। देखिए एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे ए सॉलिड है, इससे बन रहा है बी गैस और सी गैस, सी गैस। सपोज इसका केपी इज इक्वल टू, सपोज इसका केपी इज इक्वल टू है 400 mm। दूसरा है एक्स सॉलिड, ये डिकंपोज हो रहा है बी गैस प्लस डी गैस में, डी गैस में। इसका केपी है
सपोज 1200 mm। अभी इन दोनों अगर रिएक्शंस को हम एक ही वेसल में कराएंगे, इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम एक ही वेसल में कराते हैं, एक ही वेसल में हमने सपोज यहां पर किसको रख दिया, ए को भी रख दिया सॉलिड को, और इसी में हमने एक्स सॉलिड को भी रख दिया। तो अभी देखिए यहां से जो ए से प्रोड्यूस हो रहा होगा वो क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, बी गैस और सी गैस, और एक्स से जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी क्या, बी गैस और डी गैस। तो अभी जो बी गैस मिलेगा वो दोनों से मिलेगा, और जो हम इक्विलिब्रियम में बी गैस रखेंगे वो हम क्या रखेंगे, दोनों से जो नेट बी का जो वहां पर प्रेशर मिल रहा है वो हम इक्विलिब्रियम पर रखेंगे। मतलब देखिए यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सपोज इसमें निकालना है, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम when solid A and X are taken in a vessel। जब हमने दोनों सॉलिड को एक ही वेसल में ले लिया है तब आपको बताना है कि बी, सी और डी का इक्विलिब्रियम पर प्रेशर क्या होगा। तो अभी देखिए यहां से अगर मान लीजिए कि ये डिसोशिएट हो रहा है और यहां से इसमें प्रेशर P1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी P1 प्रोड्यूस होगा, ये भी P1 होगा, और इससे P2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर जो B का प्रेशर हो जाएगा वो प्लस P2, क्योंकि दोनों से जो B मिल रहा है वो दोनों यहां पर प्रेजेंट होगा। यहां पर भी कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, और ये होगा P2। जो इस वेसल में A से देखिए क्या प्रेशर होगा, यहां से आ रहा है P1 और इससे आ रहा है P2, तो टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 mm। और C का प्रेशर कितना होगा, C केवल A से बन रहा है तो A से P1 आ रहा है। भाई A के डिकम्पोजिशन से P1 mm अगर C का प्रेशर है तो B भी तो P1 mm प्रोड्यूस करेगा, और X के डिकम्पोजिशन से अगर P2 mm प्रेशर D बन रहा है तो यहां B भी P2, तो B टोटल कितना हो जाएगा, B तो टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2 mm, और C होगा P1, पार्शियल प्रेशर ऑफ D होगा P2। अभी जब हम लोग फर्स्ट रिएक्शन का Kp1, इसका अगर इसको हम लोग Kp1 बोल देते हैं, ये Kp2 है, अगर हम लोग Kp1 लिखेंगे तो Kp1 क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यहां पर Kp1 हो जाएगा, कितना होगा, प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इनटू प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इनटू प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर ये क्या है, 400 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B P1 प्लस P2 और इनटू P1। यहां पर जो B का आपने फर्स्ट रिएक्शन A के डिकम्पोजिशन के इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर लिया वो टोटल प्रेशर लिया, क्यों, क्योंकि एक ही कंटेनर में दोनों डिकम्पोज हो रहे हैं, एक ही कंटेनर में X है और उसी में सॉलिड A है, दोनों X और A सॉलिड, दोनों सॉलिड एक ही कंटेनर में हैं। जब दोनों सॉलिड एक ही कंटेनर में है और दोनों से B गैस प्रोड्यूस हो रही है तो B का जो नेट प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पर, जब नेट इक्विलिब्रियम आ गया है, A का इक्विलिब्रियम भी आ गया है और X का इक्विलिब्रियम भी आ गया, जब दोनों का इक्विलिब्रियम आ गया उस समय जो B का जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर, वो दोनों से जो प्रोड्यूस B हो रहा होगा उसके सम के बराबर होगा। जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कॉमन होता है उसका नेट कंसंट्रेशन या नेट प्रेशर हम वही लेते हैं
जो मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से हम x के इक्विलिब्रियम के लिए जब लिखेंगे तो क्या होगा, Kp2 इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D एट इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या है, ये है 1200 इज इक्वल टू कितना होगा, P1 प्लस P2 इंटू P2। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हम यहां से P1 प्लस P2 और P1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हम आपको यहां पर प्रेशर्स बता सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां से P1 प्लस P2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। P1 प्लस P2 कॉमन लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 400 प्लस 1200 1600। ये क्या है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग 1 एंड 2, जब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तब ये होगा। अभी देखिए ये क्या आएगा, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। P1 प्लस P2 क्या होगा, इसका अंडर रूट लेंगे 40। अभी P1 प्लस P2 का वैल्यू 40 आ गया। P1 का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा, यहां 40 रख देंगे तो P1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 mm। और इसमें रख देंगे 40 तो कितना आ जाएगा, 30 mm। P2 इज इक्वल टू 30 mm। हमसे पूछा गया था B का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, C का और D का। तो देखिए B का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है, P1 प्लस P2 40 mm। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 mm। C का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, P1, ये कितना 10 mm। P1 क्या है, ये है C का पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ D एट इक्विलिब्रियम और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। इस तरह से हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे। अभी देखिए इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों रिएक्शन में होगा उसका कंसंट्रेशन आप टोटल सम लेंगे। मिक्सचर में जो भी सम आएगा, दोनों रिएक्शन से जो कंसंट्रेशन या प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका सम हम लोग लेंगे और फिर दोनों इक्विलिब्रियम में उसी टोटल प्रेशर को हम लोग यूज करेंगे और फिर इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग इंडिविजुअल का कंसंट्रेशन या प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। यह था हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आज से फिनिश होता है। अगला चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।